28 जून 1914 गैब्रिलो प्रिंसिप नाम का एक स्टूडेंट ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर के राजा की गोली मारकर हत्या कर देता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। और फिर जो होता है वह इंसानों के इतिहास में सबसे भयानक वॉर होता है, वर्ल्ड वॉर 1। 140,000 men were assembling for the attack. In our wood, the front trenches will be taken the first minutes. For 3 hours, the German heavy guns. At 7 in the morning, the bombardment switched to the French line. वर्ल्ड वॉर 1 में दो देशों के ग्रुप्स आपस में लड़े, जिसमें एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, इटली और अमेरिका थे, तो वहीं दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरी, ऑटोमन एम्पायर और बुल्गारिया जैसे देश शामिल थे। लगभग 4 सालों तक चले इस लड़ाई ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया था। आप सोचेंगे कि ये लोग आपस में आखिर लड़ क्यों रहे? इसका सीधा सीधा कारण है नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म और मिलिट्रिज्म। नेशनलिज्म का मतलब यूरोप में बढ़ती देशभक्ति और राष्ट्रवाद था। यहाँ के एम्परर्स के द्वारा लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता था। दूसरे देश के लोग आपके दुश्मन है और इनसे जितना हो सके नफरत करो। ऐसे ही ब्रेन वॉश करके यह लोगों को मिलिट्रिज्म की तरफ ले जाते। एक बड़ी और ताकतवर सेना जो हर देश को तबाह करने की क्षमता रखती हो, और पैसे की कमी और जॉब्स ना होने की वजह से लोग मिलिट्री में ज्वाइन हो जाते, अपने देश की रक्षा के लिए नहीं बल्कि इन डिक्टेटर्स के लिए। इसे ही इंपीरियलिज्म कहा जाता है। ये जो तानाशाह राजा होते थे, यह लोगों द्वारा किसी दूसरे देश में कब्जा करने के लिए जनता का फायदा उठाते थे। वहाँ के साम्राज्य को अपने हाथ में लेते हैं, खूब लूटपाट करते और जनता से कहते देखो हमारी ताकत। बट इससे आम जनता को कोई घंटा फायदा नहीं होता था। पूरे 4 साल चलने के बाद वर्ल्ड वॉर 1 समाप्त हो जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वर्ल्ड वॉर 2, वो भी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, जिससे आपको समझने में काफी ज्यादा आसानी होगी। साल 1919 वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद एक ट्रीटी साइन करी जाती है, द ट्रीटी ऑफ वर्साइल। इस ट्रीटी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन थी, आर्टिकल 231, जिसमें यह साफ लिखा होता है कि वर्ल्ड वॉर 1 से जितना भी नुकसान हुआ है उन सब की भरपाई जर्मनी को करना होगा। पूरे वॉर्स की जिम्मेदारी जर्मनी की है। अंत में जर्मनी को $33 बिलियन का फाइन भरना पड़ता है, जो कि आज के पैसों में $270 बिलियन होता है। फिर क्या था, जर्मनी इस कर्ज को चुकाते चुकाते पूरी तरह से बर्बाद हो चुका। उसकी इकोनॉमी इतनी बुरी तरह प्रभावित हुई जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। चारों तरफ बेरोजगारी, भूखमरी से लोग मारे जा रहे थे। साल 1922 में जर्मनी में एक ब्रेड की कीमत 0.5 मार्क थी। वहीं 1932 मात्र 10 साल में ही ब्रेड की कीमत 250 मार्क हो गई। वहीं महंगाई 50,000% तक बढ़ी और यह धीरे धीरे बढ़ता ही चले जाता है। लोग बहुत परेशान थे, उनके देश को कोई सही डायरेक्शन पर ले जाने वाला चाहिए था। और तभी इस कहानी में एंट्री होती है एडोल्फ हिटलर, एक पॉलिटिकल लीडर जो अपने झूठे भाषणों से पब्लिक को बेवकूफ बनाना बहुत अच्छे तरीके से जानता था। साल 1923 जर्मनी में वाइमर रिपब्लिक का शासन चल रहा होता है। 1923 में ही हिटलर की नाजी पार्टी सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन करती है, जिसमें वहाँ की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश की जाती है, बट ये कोशिश नाकाम रहती है। मोटे मोटे तौर पर हिटलर का यह कहना था कि जो यहूदी लोग उनके देश में रह रहे हैं, इन्हीं यहूदियों की वजह से आज जर्मनी का ये हाल है। जर्मनी की ये जो इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, यह यहूदियों की वजह से ही हुई है। अगले 10 सालों के अंदर हिटलर पूरे देश को ब्रेन वॉश कर लेता है। भड़काऊ भाषण, रैलीज, मीडिया को खरीद लिया जाता है। नतीजा यह होता है कि साल 1933 में हिटलर अपने आप को जर्मनी का डिक्टेटर घोषित कर देता है और फिर शुरू होती है हिटलर की जबरदस्त तानाशाही। साल 1938 में जब हिटलर पूरी तरह से ताकतवर हो जाता है, तब उसका पहला शिकार होता है ऑस्ट्रिया। असल में हिटलर यह चाहता था कि यूरोप में जितने भी जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज हैं, वो सारे एक में मिल जाए और उन सभी पर मैं राज करूं। नहीं नहीं, हिटलर बाकी देशों के रिसोर्सेज को भी लूटना चाहता था ताकि वो अपने एम्पायर को और भी ज्यादा फैला सके। फरवरी 1938 को ऑस्ट्रिया, जो कि हिटलर का सबसे पहला शिकार था, वहाँ के चांसलर से जबरदस्ती एक एग्रीमेंट साइन करवाता है। इस एग्रीमेंट में यह लिखा होता है कि हिटलर के जितने भी सोल्जर्स और पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्हें ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट में सीट दी जाएगी। ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट को ब्लैकमेल किया जाता है अपने लोगों को वहाँ का लीडर बनाकर। डॉक्टर हांस फिशबॉक को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाता है और इनका काम जेल में बंद नाज़ियों को रिहा करवाना था। मात्र 1 महीने के अंदर ही पूरा माहौल खराब होने लगता है। ऑस्ट्रिया देश में हिटलर का कब्जा मजबूत होना शुरू हो जाता है। इन सभी रेवोल्यूशन को देखते हुए ऑस्ट्रियन चांसलर एक बयान निकालते हैं। वो जनता से साफ साफ पूछते हैं कि क्या ऑस्ट्रिया इंडिपेंडेंट कंट्री रहना चाहता है या फिर जर्मनी के साथ
मिल जाना चाहता है। यह बात जैसे ही हिटलर को पता चलती है, हिटलर तुरंत अपनी आर्मी लेकर ऑस्ट्रिया के अंदर घुस जाता है ऑस्ट्रिया पर कब्जा करने के लिए। ऑस्ट्रियन चांसलर जो कि खून खराबा नहीं चाहते थे, वो अपने सीट से रिजाइन कर देते हैं। हैरानी की बात यह है कि ये सब हो रहा होता है और ऑस्ट्रिया के 90% जनता को ये पता भी नहीं था। उन्हें न्यूज चैनल के द्वारा ब्रेन वॉश किया जाता है कि ये जो यहूदी लोग ऑस्ट्रिया में दंगे कर रहे हैं, इसीलिए ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट ने जर्मनी से हेल्प मांगी है। मतलब देख रहे हो किस लेवल का धोखा दिया जा रहा है। और ठीक अगले दिन ही हिटलर खुद को ऑस्ट्रिया का भी डिक्टेटर घोषित कर देता है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण यह भी है कि ऑस्ट्रिया के अधिकतर लोग हिटलर के फेवर में थे। इन ब्रेन वॉश हुए लोगों को यह लगता था कि हिटलर जो भी कर रहा है सब सही कर रहा है। सितंबर 1938 हिटलर का अगला निशाना चेकोस्लोवाकिया की ओर होता है। इसने यहाँ भी बड़ी आसानी से कब्जा कर लिया। अब हिटलर की अगली नजर पोलैंड पर पड़ती है। 5 सितंबर 1939 को 10 लाख से भी ज्यादा जर्मन आर्मी पोलैंड की ओर नॉर्थ और साउथ दोनों की तरफ से बढ़ते हैं। ये सब देखकर पूरी दुनिया हैरान होने लगती है। यूके एक वार्निंग रिलीज करता है हिटलर को कि अगर वो पोलैंड की तरफ बढ़ेगा तो हम एक वॉर डिक्लेयर कर देंगे जर्मनी के अगेंस्ट। ये सब देखते हुए ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और साउथ अफ्रीका जैसे देश हिटलर के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। पर हिटलर को इन सब चीजों से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। 8 सितंबर 1939 को जर्मनी पोलैंड को पूरी तरह से कब्जा कर लेता है। हैरानी की बात तो ये थी कि जिन जिन कंट्रीज ने हिटलर के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करी थी, उन्होंने अब तक चुप्पी साध रखी थी। 13 लाख से भी ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है पोलैंड में। जर्मनी सेना को हिटलर पैरोविन नामक ड्रग्स भी देता था, जिससे कि उसकी आर्मी को सोने या आराम करने की जरूरत नहीं होती थी। बट ये सोल्जर्स के लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा था। 9 अप्रैल 1940 को नॉर्वे और डेनमार्क को भी अपने कब्जे में कर लिया जाता है। मात्र 2 महीने के वॉर में ही नॉर्वे और डेनमार्क उनके कब्जे में आ जाते हैं। 10 मई 1940 को हिटलर अब हद पार कर देता है। हिटलर अब आसपास के सभी बड़े देशों पर हमला कर देता है। नीदरलैंड, ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस। 15 जून 1940 को हिटलर की आर्मी फ्रांस के अंदर एंटर करती है और बेल्जियम में लड़ रहे सैनिकों को पीछे से वॉर करती है, यानी उसी के देश में घुसकर उसी को मारा जाता है। 22 जून 1940 को फ्रांस भी हिटलर के सामने घुटने टेक देता है। जुलाई 1940 तक हाल यह था कि हिटलर आसपास के अपने सभी देशों पर कब्जा कर लेता है। फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड। पूरे यूरोप में अब 2 ही देश आजाद बचे हैं, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन। जर्मनी और सोवियत यूनियन के बीच एक एग्रीमेंट साइन है, इसलिए सोवियत यूनियन कभी भी जर्मनी पर हमला नहीं करेगा। डर था तो सिर्फ ब्रिटेन का। हिटलर को लग रहा था कि उसने अपना एम्पायर इतना बड़ा बना लिया है तो ब्रिटेन एक समझौता करेगा और सरेंडर कर देगा। बट ये हिटलर की सबसे बड़ी भूल थी। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल की तरफ से एक बहुत ही हैरान कर देने वाली स्पीच दी जाती है। वह जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं। We shall fight in the hills. We shall never surrender. हिटलर अब ब्रिटेन के ऊपर हवाई हमले करने लगता है। वो सीधा ब्रिटेन के शहरों पर बॉम्ब गिराने लगता है। यह सब देखकर ब्रिटेन भी ठीक यही करना शुरू कर देता है। ब्रिटेन ने भी अब जर्मनी के शहरों पर बमबारी शुरू कर दी। ये सब हिटलर के बर्दाश्त के बाहर था। 15 सितंबर 1940 को हिटलर ब्रिटेन पर एक बहुत बड़ा अटैक करता है। इसमें 1000 से भी ज्यादा फाइटर जेट और बॉम्बर्स ब्रिटेन पर एक ही बारी में हमला करेंगे और ब्रिटिश एम्पायर को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। बट अफसोस की जर्मनी की ये सुपर पावर ब्रिटेन के खिलाफ नाकामयाब रहती है। ब्रिटिश जर्मनी के फाइटर जेट्स को खत्म करने में कामयाब हो जाती है। यह एक बहुत ही ऐतिहासिक लड़ाई होती है। इस दिन को बैटल ऑफ ब्रिटेन डे नाम दिया जाता है। हिटलर को अब लगता है कि वो अगर सोवियत यूनियन पर कब्जा करेगा तो ब्रिटेन वैसे ही सरेंडर कर देगा। पर पावर में अंधे हो चुके हिटलर की ये सबसे बड़ी गलती थी। वह सोवियत यूनियन के साथ हुई पीस एग्रीमेंट को भी तोड़ देता है। हिटलर अब सोवियत यूनियन पर कब्जा करना शुरू करता है। 22 जून 1941 को पहला हमला देखने को मिलता है हिटलर की तरफ से। सोवियत यूनियन अब यहाँ पर सतर्क होने लगता है। वह जर्मनी के खिलाफ देशों के साथ मिलकर हिटलर को खत्म करने की सोचता है। फरवरी 1943 को करीब 3 लाख जर्मन सोल्जर्स को बंदी बना लिया जाता है सोवियत सोल्जर्स के द्वारा। ये जर्मनी के लिए सबसे बड़ी हार थी। 6 जून 1944 को हिटलर के खिलाफ सभी देशों के आर्मी फ्रांस में एंटर करते हैं। इस वॉर में हर रोज लगभग 30,000 से भी ज्यादा लोग मारे जा रहे थे। फ्रांस अब आजाद हो जाता है। जब ब्रिटेन आर्मी जर्मनी में एंटर करती है तब उसे हिटलर की हैवानियत के बारे में पता चलता है। हिटलर लाखों यहूदियों को बड़ी बेरहम तरीके से मारता था। जर्मनी अब पूरी तरीके से ब्रिटेन के कब्जे में आ चुका था। यह देखकर 30 अप्रैल 1945 को हिटलर सुसाइड कर लेता है। मई 1945 में जर्मनी को पूरी तरीके से जीत लिया जाता है ब्रिटेन और सोवियत यूनियन के द्वारा और यहाँ होती है वर्ल्ड वॉर 2 की एंडिंग। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 70 मिलियन से भी ज्यादा लोग मारे गए। पूरा यूरोप तबाह हो चुका था। जिन जिन देशों पर कब्जा किया गया था उन्हें अपनी जमीन वापस दी जाती है और भी कई नए देश बनाए जाते हैं। फिर दुनिया तेजी से बदलने लगती है। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 इंसानों के इतिहास
इतिहास में सबसे दिल दहला देने वाली जंग रही है। वर्ल्ड वॉर 2 हमें यह बताता है कि हिटलर जैसे मैनिपुलेट करने वाले लोग कैसे खतरनाक डिक्टेटर का रूप ले सकते हैं। तो ये थी वर्ल्ड वॉर 2 और हिटलर की पूरी कहानी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, बाकी मिलते हैं एक और नए मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए स्टे